देखो, क्लास 11th की फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ तो मुझे वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियो किसी अन्य दोस्तों को भी शेयर करना। ओके, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। मैं अभी सोच तो रहा था कि मैं अपनी जो वीडियो डालूं तो वो फेस टू फेस हो, बट इसमें मेरे पास अभी जैसे सुविधा नहीं उतनी, तो मैं केवल इसी से आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। जिस जिस दिन मेरे पास सुविधा हो जाएगी मैं आपको उससे भी पढ़ाने लगूँगा। ओके, उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझोगे। चलते हैं, मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगा इस पर। फेस टू फेस ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन मैं इसमें भी आपको पूरा समझा दूंगा और आप समझ भी जाएंगे, बस थोड़ा ध्यान से समझना। ओके, क्वेश्चन क्या लिखा है देखो। अपन पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो देखो हमने जो पेज नंबर डाले हैं, ठीक है, तो पेज नंबर ध्यान देते जाना कि एक दो कौन सा चल रहा है, तो एक दो तीन चार इसी प्रकार से आप लिख लेना। ओके, आप इसका स्क्रीन शॉट लेके आराम से लिख सकते हो, या समझ लोगे तो बस मौखादी लिख लोगे। देखो देखो, मात्रक क्या होता है, तो मात्रक एक चीज समझो। जैसे मान लीजिए तुम्हें रेल है, ठीक, जैसे रेल है और रेल की तुम्हें पटली मापना है, ठीक, जैसे ये कोई पटली है, इसको तुम्हें मापना है, तो इसको तुम कैसे मापोगे? मीटर लगाओगे, फुट लगाओगे, या वर्ग फुट लगाओगे, इतना होता है, ठीक। तो यहाँ जिस चीज से नापा जाएगा उसी को, सॉरी मापा जाएगा उसी को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए तुमने एक गिलास में पानी लिया, ठीक, और इस पानी को तुम माप रहा है, इस पानी में कहोगे 4 लीटर है, 5 लीटर है, 6 लीटर है, तो उस लीटर को क्या कहेंगे? लीटर को कहेंगे माप, ठीक है। या मान लीजिए कोई तुमने लोहा लिया और लोहे पर तुमने क्या कर दिया, तुमने जो लोहा लिया और इसको तुम्हें वजन करना है, वजन करोगे तो इसका वजन क्या होगा? केजी में तुम करोगे प्राप्त, माप जो प्राप्त करोगे वो किलोग्राम में पता करोगे, ठीक। तो मात्रक वह राशि होती है जिसे भौतिक राशि को मापना। जैसे जो भौतिक चीजें हैं, जैसे जो रेल है तो भौतिक है, और जो वजन वाली कोई भी वस्तु है तो वो भौतिक है, पानी को नापेंगे तो वो भी भौतिक में जाएगा, ठीक। तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। देखो, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि को एक निश्चित परिणाम होता है। जैसे कि मान लीजिए तुमने जो रेल की पटली मापी, ठीक, तो इसका कहीं ना कहीं तो अंत होगा, ठीक। तो इसका निश्चित क्या होता है? कोई निश्चित अपने पास जैसे परिणाम होता है, ठीक, कि कहां से कहां तक जाना है, ठीक। या फिर मान लीजिए तुमने 2 किलो का बांट देखा है, तो 2 किलो का बांट में निश्चित ही परिणाम होता है कि जो 2 किलो की जगह 2 किलो.001 नहीं हो सकता है, ठीक। 2 किलो का 2 किलो ही रहेगा, ठीक, मतलब कि 2 किलो का तुम्हारा 2 ही किलो रहेगा, ठीक। नया है समझ में? तो मात्रक क्या कहलाता है? किसी भी राशि का, जैसे किसी भी राशि का मापन करना, ठीक, मात्रक कहलाता है। और उसका एक निश्चित क्या होता है? परिमाण, परिणाम होता है, सॉरी परिमाण होता है। जैसे कि निश्चित परिणाम हमने बताया अभी, ठीक, तो उसे ही क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। इसको एसआई रूप में या सीजीएस रूप में भी कह सकते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। जैसे द्रव्यमान क्या होता है? कोई भारी वजन, लोहा, ठीक। इसके बाद समय, समय तो तुम जानते ही होगे, तो समय को कैसे दर्शाते हैं? सेकंड, मतलब कि समय का निश्चित मापने का समय क्या है? समय को निश्चित रूप से कैसे मापा जाता है? सेकंड से। अब 1 मिनट में हमने कहा कि 1 मिनट में कितने परिणाम होगी, जैसे निश्चित परिणाम की बात हो रही, तो निश्चित परिणाम में कुछ ना कुछ जैसे जो घट रही चीज है, तो इस यहां लिख लिया हमने 1 मिनट, ठीक। 1 मिनट लिया तो 1 मिनट में कुछ निश्चित परिणाम होंगे जो कि कितने तक जाएंगे? 60 सेकंड तक जाएंगे, ठीक। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट किस किस कितने निश्चित परिणाम दे रही है? 60 सेकंड तक का, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? व्युत्पन्न, ठीक है, तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों के पदों से व्यक्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं।
मतलब उसने क्या कहा है कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों से, मतलब कि इन्हीं मात्रकों से, जे मात्रक से क्या किया जाता है, इन्हें प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ओके, इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। किसी समीकरण के विमीय संतुलन का क्या अर्थ होता है। मतलब कोई भी समीकरण दिया गया है और समीकरण में कोई विमीय रूप दिया है। विमीय रूप क्या कहलाता है, विमीय हमेशा देखो, जैसे मान लो MLT और इस पर लग गया 1, यहाँ 0 0, तो ये क्या विमीय समीकरण है और इसे विमीय समीकरण से इसे कैसे संतुलित कर सकते हैं या इसका क्या रूप होता है, मतलब कि क्या अर्थ होता है, तो ये बताना है। ठीक है, तो देखो इससे अपन क्या कर सकते हैं, किसी समीकरण के दोनों पदों की विमाओं की एक सा होना चाहिए, समझ लीजिए संतुलन हो गया। जैसे मान लीजिए हमने कोई जैसे इस साइड समय ले लिया कि कोई रेल है और 5 सेकंड में जा रही है, ठीक, तो यहाँ मैं संख्या दर्शा रहा हूँ पर वहां संख्या नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कोई टाइम में जा रही है तो यहाँ क्या जाएगी, यहाँ भी तुम्हारी किसी टाइम उसी टाइम में जाएगी। ठीक, तो ऐसे विमीय में कैसे दर्शाएंगे, MLT और T पर 1 है तो 0 0 हो जाएगा, जिस पर नहीं है वो 0। ठीक, हमेशा विमीय को MLT से दर्शाते हैं। इसका MLT को मुन्ना लाल तिवारी आए जो 1 रुपया लाइक किया है। ठीक, इसके बाद इस साइड में क्या हो जाएगा, MLT, जो कि क्या है, दोनों साइड बराबर है। दोनों साइड बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये संतुलन विमीय समीकरण हो जाएगा। ठीक, तो और इसके कुछ तथ्य आगे दिए गए, मतलब कि कुछ क्वेश्चन आगे दिए गए हैं। तो देखो किसी समीकरण को सातत्य के लिए समीकरण के दोनों पदों में क्या होने चाहिए, दोनों पदों की विमाएं एक सी होनी चाहिए। मतलब कि देखो एक क्वेश्चन बता रहा है इसी का, इसमें क्वेश्चन होता है जैसे कि मान लीजिए कोई आपके लिए, जैसे अभी बताते हैं। देखो क्वेश्चन मिल गया, देखो ये लिखा क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्या है, विमीय समीकरण, इसके अलावा विमीय समीकरण द्वारा हल करना है। देखो इसने क्या लिखा, विमीय विश्लेषण विधि द्वारा सरल लोलक के दोलन काल के सूत्र की जांच करो और T बराबर 2 पाई √L/G हो। मतलब कि ये क्या है, विमीय समीकरण है और विमीय समीकरण को, मतलब कि ये तुम्हारा समीकरण दिया गया है, इसे विमीय रूप से हल करो। तो देखो अब संतुलन विमीय की परिभाषा क्या हो जाएगी, अब इस समीकरण को अपन हल करेंगे तो देखो टी का तो टी लग गया, इसके बाद यहाँ देखो जोड़ा घटा भाई के क्या आ गया, अपना टी आ गया, तो दोनों पद क्या हो गए, बराबर हो गए। तो बराबर होने के कारण ही से क्या कहते हैं, अब इस क्वेश्चन को ही कहते हैं संतुलन। जैसे जो अभी हमने बताया, तो वही क्वेश्चन यदि दोनों पद कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं, ठीक एक से हो जाएं, तो नहीं क्या कहते हैं, विमीय संतुलन समीकरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, उन 3 भौतिक राशियों के नाम लिखो जिनको विमीय सूत्र क्या होते हैं, जे होते हैं। विमीय सूत्र मतलब कि M पर 1, L पर -1 और T पर -2 है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं अपन, ऐसे पढ़ते हैं। देखो मुन्ना लाल तिवारी आए, कितने रुपया लाए, 112 रुपया लाए, लास्ट की 2 नोट फटे निकले। ठीक, क्या लिखोगे, मुन्ना लाल तिवारी आए, 112 रुपया लाए, लास्ट की 2 नोट फटे निकले, मतलब कि फटे होने का मतलब माइनस है। ओके, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो इसमें देखो अपन को 3 ऐसी भौतिक राशियां बताना है जिनके क्या होते हैं, समान होते हैं, क्या, विमीय सूत्र। तो देखो दाब, दाब का विमीय सूत्र जे, प्रतिबल का भी जे और प्रत्यास्थता गुणांक का भी जे ही होता है। और भी राशियां होगी जो कि अपन ने इसके लिए कितनी चाहिए थी, 3 चाहिए थे, तो अपन ने 3 ले ली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी देखो मैं पेज नंबर 2 पर पहुंच गया हूं और पेज नंबर 2 पर एक क्वेश्चन होता है MN और NM और NM। देखो सभी NM में अंतर है, तो देखो यहाँ N और MN है, फिर NM है, फिर N स्मॉल n और कैपिटल M में अंतर लिखो। मतलब तीनों में अंतर क्या है, तो देखो इसका अर्थ क्या होता है, मिली न्यूटन होता है। मतलब कि इसका मैंने पहला लिखा, तो पहले में क्या लिखा कि इसका अर्थ मतलब इसका
एम एन को किस नाम से दर्शाया जाता है, उसे होता है मिली न्यूटन। ठीक, एन एम यहाँ, तो एन एम इसका अर्थ न्यूटन मीटर होता है, मतलब कि न्यूटन और मीटर, यहाँ मिली और न्यूटन था, यहाँ न्यूटन और मीटर है। ठीक, और एन एम का अर्थ नैनोमीटर। ठीक, नैनोमीटर होता है। ठीक, ना आया समझ में? चलते हैं आगे। इसने और आगे क्या कहा है, देखो, इसका एक एम एन बराबर होता है 10⁻³ एन, मतलब न्यूटन। ठीक, इसके बाद एक एन एम बराबर 10⁻³ न्यूटन, एन फॉर न्यूटन होता है। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है, एक एन एम, मतलब कि एक एन एम बराबर होता है 10⁻⁹ एम। अब इस तुम्हें जो माइनस को लिखा कैसा जाता है, ये तो तुम्हें पता ही नहीं होगा। ठीक, जैसे हमने 10⁻³ लगाने, ठीक, तो -3 का 10⁻³ हो तो जो एक लिखा है इसके पीछे 3 जीरो है और फिर दशमलव लगा है, फिर जीरो लिखा है, ऐसा लिखा है। ठीक है, ना आया समझ में तो जे ही लिखा है जब जी आता है। ठीक, तो चलते हैं आगे। तो इतना तक समझ में आया। इसके बाद एक पारसेक क्वेश्चन है, एक पारसेक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं? तो देखो सीधा आंसर बताना है कि एक पारसेक में कितने 2.06 गुणा में 10⁵ खगोल मात्रक होते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन, विमीय समीकरण किसे कहते हैं, इसके उपयोग एवं सीमाएं बताइए। अब विमीय समीकरण क्या कहलाते हैं, अभी हमने तुम्हें बताए थे कि विमीय समीकरण किसी भी समीकरण को विमीय विधि द्वारा सॉल्व करना, मतलब कि उसको हल करना, और दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, दोनों की मान क्या आने चाहिए, बराबर आना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, विमीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो पहले समझो, मूलों तथा व्युत्पन्नों के मात्रकों के बीच संबंध को समीकरण के रूप में व्युत्पन्न व्यक्त करना। जैसे मान लीजिए तुमने कोई भी समीकरण लिया और उस समीकरण को वो समीकरण कहां से प्राप्त होगा, मूल या व्युत्पन्न, मतलब कि या तो तुम्हारे लिए किसी राशि से प्राप्त होगा या फिर उनके मात्रक से प्राप्त होगा। तो मूल तथा व्युत्पन्न मात्रकों के बीच संबंध, मतलब इनके बीच में संबंध होगा और एक समीकरण प्राप्त होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए अभी मैंने जो तुम्हें बताया था जी, तो देखो इसमें एल लिखा है, एल फोर क्या होता है, एल फोर होता है लीटर। ठीक, तो लीटर क्या है, लीटर तो मात्रक है, और जी फोर क्या होता है, गुणोत्तर। गुणोत्तर या तुम गुणोत्तर बल भी कह सकते हो। ठीक, तो जी फोर क्या होता है, गुणोत्तर। ठीक, सॉरी गुणोत्तर बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, तो जी फोर गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। ये क्या है, ओनली मात्रक है, मतलब कि ऐसा ही मात्रक है, सीजी मात्रक में इसको मीटर लीटर सॉरी लंबाई कह सकते हैं। एल फोर क्या होती है, लंबाई होती है, और जी फोर गुरुत्वाकर्षण बल। तो अब यहाँ देखो ये मूल भी और व्युत्पन्न भी है, तो व्युत्पन्नों से मिलकर क्या बनाया जाता है, एक समीकरण बनता है। उस समीकरण को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे विमीय समीकरण कहते हैं। तो समझो इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में, मतलब कि भौतिक राशि कितने वजन की है, कैसी है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है, ठीक, इस पर दाब कितना है, भौतिक दाब होता है। तो इसमें जैसे दाब वातावरण के अनुसार दाब पड़ता है, जैसे पानी पर कितना दबाव है ये तो पता नहीं, पर पानी को दबाएंगे वैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी चाहे किसी भी चीज पर कितना बल दिया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, उसे भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। तो इसका उपयोग क्या किया जाता है, भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में, कि इसका मात्रक क्या है। इसका उपयोग एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने में किया जाता है, मतलब कि तुम्हारे लिए एक पद्धति, मतलब कि तुम्हारे लिए कोई भी पद्धति दी गई रही होगी। ठीक, जैसे कि लंबाई दी गई पद्धति, ठीक, लंबाई को तुम्हें क्या करना है, मिलीलीटर सॉरी मीटर में चेंज कर सकते हो। ठीक, तो एक पद्धति से क्या कर रहा है, दूसरी पद्धति में चेंज कर रहा है। जैसे इसका उपयोग एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने में करते हैं। तो जैसे मान लीजिए तुम्हें लंबाई दी गई है एल फोर, क्या होता है वो एल का ऐसा ही मात्रा, लंबाई का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। और मीटर को तुम या तो किलोमीटर में दर्शा सकते हो, ठीक, या फिर
मतलब कि मीटर को किलोमीटर, किलोग्राम इस प्रकार से दर्शा सकते हो। तो किलोमीटर में दर्शाते हैं, किलोग्राम को अपन काय में दर्शाते हैं, केवल भारी वस्तुओं में ही किलोग्राम लगता है। और जैसे को जो लीटर होता है, सॉरी मीटर है, तो मीटर को अपन जैसे कहीं जाते हैं तो अपन कह देते हैं 10 मीटर है। मेरा घर कितना है, 10 मीटर का, 50 मीटर का, 15 मीटर का, ऐसा आता है। लेकिन अब उसी पद्धति को अपन क्या कर सकते हैं दूसरी पद्धति में, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि 0.15 किलोमीटर का है, मतलब कि पूरा तुम्हारा क्या आ जाए, 15 मीटर ही बता रहे, तो उसको अपन क्या कर रहे हैं, किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं। ठीक, जैसे 1 रुपया की लाजे अपन कितने में पैसे में चेंज कर देते हैं, वैसे ही कर देते हैं अपन इसमें कि मीटर से 1 किलोमीटर, और किलोमीटर या मीटर से तुम 1 मिलीमीटर में जा सकते हो। ठीक, तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जा रहे हैं। ठीक, इसका उपयोग समीकरण की सातत्य की जांच करने में किया जाता है, मतलब कि समीकरण संतुष्ट है कि नहीं है। जैसे अभी हमने जो विमीय समीकरण बताया था, तो उसको हल करने के बाद वो क्या संतुष्ट हुआ था, मतलब कि दोनों पक्ष बराबर आए थे या नहीं आए थे। ठीक, तो वही बात है कह रहा है, जो कि समीकरण का इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, समीकरण को सातत्य करने में, मतलब कि उनको सही संतुलित करने में किया जाता है। ठीक है, अलग अलग भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने में होता है, मतलब कि ये अलग अलग जो भौतिक राशियां होती है, जैसे द्रव्यमान, भार, जो द्रव्यमान है, लंबाई है, और किलोग्राम जैसे कि दाब, प्रतिबल, बल और वेग, विस्थापन, ये सब क्या है, भौतिक राशियां। भौतिक राशियों में इनमें क्या होता है, आपस में संबंध होता है, आपस के बिना तो चलेंगे नहीं। जैसे कि हम तुम हो तो एक दूसरे का संबंध है। ठीक, तो ऐसे ही क्या होता है, भौतिक राशियों का भी एक दूसरे से मेल जोल होता है, संबंध होता है, उसे ही क्या कहते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, भौतिक राशि में संबंध बनाने में, मतलब उनके संबंध अच्छे करने में किया जाता है। पेज नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, देखो पेज नंबर 3 में क्या लिखा है, ये लिखा है 3, देखो तो सीमाएं। एक, पहला नंबर क्या लिखा है, एक, इसके द्वारा विमाहीन राशि का मान ज्ञात, इसके द्वारा विमाहीन राशि का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कि जिसका कोई मात्रक ही नहीं, अपन उस राशि का मान कैसे प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए तुमने मैथ पढ़ी होगी, और मैथ में भी दे रहते हैं कि ये रेखा है कोई 5 मीटर की है, और ये रेखा 5 मीटर की है, दोनों टोटल कितनी हो जाएंगी, 10 मीटर। ठीक, तो वो क्या होता है, मीटर में जो दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक, जैसे समझो मैंने यहाँ कोई रेखा बनाई। ठीक, तो रेखा के समीकरण तुमने बहुत सारे पढ़े होंगे, यहाँ ए होगा, यहाँ बी, यहाँ सी। ये कितनी है, 5 मीटर है, और ये 7 मीटर है, और टोटल कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। तो इसको मैंने क्या मात्रक की सहायता से इसका मान बता दिया कि 12 मीटर है। ठीक, लेकिन यहाँ जिसका कोई मात्रक ही नहीं हो, तो आप क्या करोगे, इसको कह सकते हो कितने का है, 12 कह सकते हो, कुछ नहीं कहोगे। और ठीक, तो इसका द्वारा अपन जैसे जिसका मात्रक ना हो, तो उसके अपन कोई मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक मूल राशियों में क्या करती है, निर्भर करती है, तो उनके बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि मान लीजिए कोई भी भौतिक राशि है, ठीक, और वह क्या कर रही है, 3 से अधिक मूलों से निर्भर रह रही। ठीक, जैसे कि समझो कि हमने एक न्यूटन का समीकरण लिखा है, v बराबर ए प्लस यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी ये होता है। ठीक, तो ये देखो वेग, v फोर वेग, ये क्या होता है, v फोर प्रारंभिक वेग, सॉरी हाँ, v फोर अंतिम वेग होता है, अंतिम। ठीक है, और u होता है प्रारंभिक। ठीक है, और a त्वरण, और t क्या होता है, समय होता है, जो कि तुम्हें आगे पता चल जाएगा कि ये कैसे क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये वेग क्या है, वेग किन्हीं 3 राशियों पर निर्भर कर रही है, तो इसका क्या कर सकते हैं, संबंध ज्ञात नहीं कर सकते हैं, मतलब कि इनके बीच संबंध नहीं बता सकते हैं कि इनका रिलेशन क्या है, आखिर ये रिलेशन में आए क्यों। ठीक है, तो इनके लिए अपन कोई वजह नहीं बता सकते। ठीक है,
तो यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक पदों पर मतलब अधिक मूलों पर क्या करती है, निर्भर करती है, तो उनके बीच संबंध नहीं बता सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पर। ऐसे संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते हैं जिसमें एक से अधिक का अंतर हो। मतलब कि ऐसे संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं कि पहले बड़ा आ जाए फिर बाद में छोटा आवे, सॉरी पहले छोटा आ जाए बाद में बड़ा आ जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते। मान लीजिए जैसे हमने कोई v बराबर r माइनस एस ले लिया, ठीक, तो जे क्या है, हमने मान लिया r है 100, ठीक, और जे है तुम्हारा 1000, तो इसमें अपन संबंध स्थापित नहीं कर सकते। ठीक, तो ऐसा संबंध स्थापन नहीं कर सकते हैं जो एक से क्या हो, अधिक हो, जैसे कि जिसमें एक से अधिक अंतर हो। मतलब कि उनमें मान लीजिए हमने कैसे कि मान लीजिए कोई समीकरण लिया कि ये ले लिया, ठीक, तो इसमें क्या है, 3 पद है, अभी मुझे केवल एक वाला लेना है, तो मैंने टी ले लिया, समय टी, ठीक है, और इसमें अधिक से अंतर आ जाए, ठीक, तो ये क्या कर सकता है, संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा। जैसे टी है तो टी के लिए तो सिंगल चाहिए, लेकिन सिंगल की जगह डबल आ जाओ तो फिर दिक्कत आएगी, उसे दिक्कत आएगी, टी को दिक्कत आएगी। ठीक, तो समय को दिक्कत आएगी, और समय को दिक्कत आएगी तो वो क्या कर सकता है, एक से अधिक में नहीं रह सकता है, संबंध स्थापित नहीं कर सकता है फिर। ठीक है, चौथा नंबर क्या लिखा है, ऐसे सूत्र का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। मतलब कि ऐसा सूत्र नहीं बनाया जा सकता है कि जिसमें त्रिकोणीय, लघुगणीय और चरघातीय पद हो। मतलब कि अपन भौतिक राशि में या विमीय सूत्र में कोई ऐसा कोई विमीय सूत्र नहीं बना सकते हैं, विश्लेषण नहीं बना सकते हैं कि जिसमें त्रिकोणीय हो, लघुगणीय हो, त्रिकोणीय मतलब साइन कॉस टेन, और लघुगणीय मतलब 1 2 3 4, मतलब कि जो क्वेश्चन होते हैं 5p 6p, और चरघातीय जैसे कि p स्क्वायर 7 स्क्वायर, सॉरी p स्क्वायर r स्क्वायर s स्क्वायर a स्क्वायर, तो इस प्रकार के चरघातीय होते हैं। और यहाँ क्या है, लघुगणीय, लघुगणीय मतलब 5 में से 7 घटाए, 7 में से 6 घटाए, 2 में से 8 घटाए, तो इस प्रकार की लघुगणीय नहीं चल सकती इसमें। ठीक है, तो ऐसे सूत्र का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है जिनका त्रिकोणीय और लघुगणीय तथा चरघातीय में हो। मतलब कि इनके लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन विमीय सूत्र में नहीं दर्शा सकते हैं। मतलब साइन थीटा है तो साइन थीटा को क्या तुम विमीय सूत्र में कर सकते हो, ना कर सकते। ठीक, इसके बाद मान लीजिए 5 लिखा है, ठीक, तो इसको क्या कर सकते हैं, ना कर सकते हैं, जो क्या है लघुगणीय क्योंकि। और चरघातीय हमने लिख दिया p का स्क्वायर, तो जी तो तुम्हें पता है कि p4 दाब है, लेकिन अब यहाँ नहीं पता कौन सा दाब है। ठीक, तो जी तुम्हें क्लियर मालूम होना चाहिए, हमने p तो तुम्हें पता है दाब है, चलो लिख दिया। r क्या है, r का तो पता नहीं है, इसको मैंने पावर लगा दी 4, तो ये क्या है पता नहीं है, लेकिन r पता नहीं है क्या है, लेकिन इसकी सहायता इसको क्या अपन विमीय सूत्र बना सकते हैं। जब यही पता नहीं है कि अपन r4 क्या होता है तो अपन इसका कैसे बना सकते हैं। ठीक, हमने a पे पावर 4 लगा दी तो a4 होता है तुरंत, तो इसको तो मैं पता कर लूंगा, लेकिन इसका नहीं पता कर पाऊंगा। ठीक, तो ऐसे सूत्रों का अपन विश्लेषण नहीं कर सकते हैं जिसमें त्रिकोणीय मतलब कि साइन थीटा, या लघुगणीय मतलब कि 5, या फिर चरघातीय मतलब कि ABCD पर कोई भी घात हो। ठीक, ए से लेकर जेड तक कोई घात चल रही है, उस घात का क्या करना है, तुम्हें विमीय सूत्र ज्ञात करना, तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है SI पद्धति से आप क्या समझते हो। मतलब कि जो SI पद्धति होती है, मतलब कि जिस राशि को अपन मात्रक में जैसे उसे मात्रक का नाम देते हैं, तो उससे आप क्या समझते हो, इसके मूल मात्रक और पूरक मात्रक के नाम बताइए। मतलब कि जो मूल अभी उपस्थित हैं और बाद में पूरक मतलब पहले, मतलब कि जो पहले थे उनके नाम बताइए और संकेत बताइए। ठीक, तो समझो ये क्या है, क्वेश्चन आंसर क्या लिखा है। जो SI पद्धति से आप क्या समझते हो, तो ये है पहली परिभाषा, समझो। SI पद्धति यह एक अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति है। मतलब कि जो अंतरराष्ट्र द्वारा जिस चीज का मात्रक दे दिया गया है, अपन उसी चीज को तो मापते हैं। जैसे कि उसने कह दिया कि जैसे आपका रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर है,
तो अंतरराष्ट्रीय द्वारा पता है कि तुम्हें 1 किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर तुम्हारे लिए कहाँ से प्राप्त होगा? अंतरराष्ट्र से प्राप्त होगा। तुम्हारा जो राष्ट्र है वहां का अंतरराष्ट्र होगा, तो वहां से तुम्हें प्राप्त होगा राशि, जो तुम्हारा मात्रक है। तो वहां से तुम्हें मापने का सिस्टम पता चला है कि कैसे मापा जाता है। तो यह एक अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति है जो MKS पद्धति को परिबद्ध रूप से है। मतलब कि जो MKS पद्धति द्वारा क्या किया जाता है? परिबद्धित किया जाता है। मतलब कि वहां मापा जाता है, किसी भी वस्तु को मापा जाता है। कहाँ? अंतरराष्ट्रीय में, जहां MKS पद्धति चलती है। तो इसके 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। देखो, पूरक मात्रक पहले लिखे हैं मैंने, ठीक। तो पूरक मात्रक, जिस राशि का नाम क्या है? समकोण, ठीक। मतलब कि पहले राशि केवल 2 मात्रक थे, समकोण और घनकोण, ठीक। यह कोण है, ठीक। तो समकोण को क्या कहते थे? सॉरी, समतल कोण। समतल कोण को मात्रक क्या होता है? रेडियन, ठीक। रेडियन होता है। इसके प्रतीक चिन्ह RAD लिखते हैं, ठीक। इसके बाद घनकोण, घनकोण का ऐसा मात्रक स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, इसको प्रतीक चिन्ह SR, ठीक है। अब चलते हैं अपन पेज नंबर 4 पर, और इसमें तुम्हें उम्मीद है समझ में आया होगा। अब अपन को कौन सी राशियां चाहिए? अपन को चाहिए 7 मूल मात्रक। तो ये है 7 मूल मात्रक, समझो। अब केवल अपन को राशि का नाम लिखते जाना है, मात्रक लिखना है, उसको कैसे दर्शाते हैं वह लिखना है, ठीक। तो देखो, मूल राशि क्रमांक 1 से 7 लिखा है मैंने। राशि का नाम लंबाई, लंबाई का ऐसे मात्रक मीटर, मीटर को M से दर्शाते। अब कैपिटल हो स्मॉल, जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। इसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान का ऐसे मात्रक किलोग्राम। ये पेपर में आता है, एक वाक्य के उत्तर में पूछा जाता है कि लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर। मतलब कि द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो तुम्हें बतानी है किलोग्राम, जो कि केजी से दर्शाते हैं। इसके बाद समय, समय को सेकंड, सेकंड होता है ऐसे मात्रक, तो इसको S से दर्शाते हैं। इसके बाद ताप, केल्विन, केल्विन को K से, ठीक। विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर, क्लास 10th में पढ़ा हुआ 13 चैप्टर में, ठीक। इसके बाद 13 या 12 चैप्टर की करीब पढ़ा होगा, ठीक, क्योंकि 12 में है विद्युत। तो A4 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रा होता है कैलेंडा, इसे CDC दर्शाते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल, जो कि पदार्थ की मात्रा को कैसे दर्शाते हैं? मोल को। जैसे कि कोई भी अपन ने पानी वगैरह ले लिया, या शरबत ले लिया, या चाशनी ले ली, कछुई ले लिया, तो इसको क्या कहते हैं? पदार्थ की मात्रा कहेंगे, उसको मोल से दर्शाएंगे। और मोल तुम्हें केमिस्ट्री में कोई पढ़ाएगा, ठीक। आपके सर होंगे या मैं ही पढ़ाऊंगा। मैं अभी मेरी ये 1 माह में खत्म हो जाएगी, तो मैं ही इसको आगे केमिस्ट्री का ले लूंगा, ठीक है। मोल, ठीक है। बस मेरे पास डाटा नहीं आ रहा है ना, डाटा केवल थोड़ा सा डाटा आ रहा है, जो कि 1-2 वीडियो ही डाल पाता हूँ। यदि आपका सपोर्ट रहा तो मैं एक दिन में आपके लिए 4-4, 5-5 वीडियो डालता रहूंगा, ठीक है। यदि आप सपोर्ट करोगे तब। सार्थक अंक किसे कहते हैं? देखो, सार्थक अंक, सार्थक अंक वे कहलाते हैं जो डिजिट होते हैं, ठीक। अपन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आंसर बताना, ठीक है। तो किसी राशि को, किसी राशि में सार्थक अंक की गिनती किस प्रकार की जाती है? पहले तो ये बता सार्थक अंक किसे कहते हैं, और इसके बाद सार्थक अंक गिने तो गिने कैसे, ठीक। तो पहले परिभाषा समझ लो, फिर गिनने का तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। तो गिनने का तरीका क्या है समझो, पहले तो परिभाषा समझो। किसी राशि की माप में यथार्थपूर्वक ज्ञात करने के लिए सार्थक अंक कहते हैं। मतलब को कि किसी भी राशि को माप रहे, और मापने के बाद तुम्हें अलग अलग पॉइंट मिल रहा है। जैसे कि हमने कहा कि तुम 1 किलोमीटर को मापो, ठीक। हमने कहा 1 किलोमीटर तुम्हारा यहां से यहां है, ठीक है। पहले तुमने नापा तो यहां मिला 1 किलो, जैसे 1 किलो तुम्हें 1 ग्राम मिल गया, ठीक। इसको तुमने मापा तो 1 किलो मीटर मिल गया, 1 किलो 1 मीटर मिल गया। इसके बाद फिर से मैंने कहा दोबारा मापो, मतलब कि यथार्थपूर्वक करो, तो फिर से मापा तुमने 1 किलो ही मिला।
हमने कहा फिर से मापो, फिर से मापा तो पता चला कि 1 किलो 2 ग्राम मिला। ठीक, तो ये अलग अलग मिल रहा है, हर बार अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, यथार्थपूर्वक मापने पर क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। इसी क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं, डिजिट अंक कहते हैं। ठीक है, सार्थक अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजिट। ठीक, और सार्थक अंक को किस प्रकार गिना जाता है, जो कि मैं आगे बताने वाला हूं। तो देखो, गिनने का, सार्थक अंक गिननो, सार्थक अंकों की गिनती करना। तो गिनती करने से क्या, देखो समझो, देखो अभी इसका मैंने एक उदाहरण लिया है, जैसे में किसका, सार्थक अंक की परिभाषा का, कि वर्नियर ने कैलिपर्स से नापी गई लंबाई 2.30 सेंटीमीटर का सार्थक 3 अंक है। मतलब कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 3 अंक हैं। ठीक है, मतलब वर्नियर ने कैलिपर्स में एक नापी थी, जो लंबाई नापी थी। वर्नियर को ये वैज्ञानिक है, और वर्नियर कैलिपर्स एक वैज्ञानिक है जिसने एक लंबाई मापी, लंबाई नापी तो उनकी जो लंबाई आई वो कितनी आई, 2.30 सेंटीमीटर आई। 2.30 सेंटीमीटर, मतलब इसका क्या हो जाएगा, सार्थक अंक। पूरे टोटल अंक कितने, 1 2 3। ठीक, ऐसा नहीं कि मैंने बड़ी संख्या लिख ली 3, नहीं ऐसा नहीं। तो इनमें देखो अंक कितने, 1 2 3। लेकिन इसमें भी कुछ रीजन होते हैं। देखो ये रीजन ये है कि यदि मान लो जो जीरो आगे आ जाए, तो जीरो आगे वाले इस साइड आपकी भाग आ जाए तो जीरो नहीं गिना जा सकता है। जैसे कि मैंने 100 लिखा, मैंने लिखा 100 और इस साइड लगा दिया मैंने जीरो। ठीक, दशमलव लगाया, जीरो 4 5 जीरो लगाया, तो ये नहीं गिने जाएंगे, ये गिने जाएंगे। ठीक, तो 1 2 3 यहाँ और कर दें, 4 5 6। आगे वाले तो गिनते, पीछे वाले पता ही नहीं होते, क्योंकि इससे मतलब ही नहीं होता है। ठीक, तो पहला नंबर क्या लिखा है, राशि के सार्थक अंकों की संख्या दशमलव रूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे राशि है, कोई भी राशि है, मैंने लिख लिया 0.5 6 7 8 9, तो इसके दशमलव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने लिया 5 6 7 8 9, 4 3 2 4 6, तो मैंने ये ले लिया। अब इसका सार्थक अंक ज्ञात करेंगे तो इनके दशमलव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझो, देखो अपन को जो दशमलव के ना है कि नहीं गिनना है, आगे आगे गिनना है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो टोटल कितने हो गए, 5। लेकिन इस जीरो का महत्व नहीं होता है। अब दशमलव की इस साइड है तो जीरो का महत्व नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, संख्या है, संख्या है भाई, तो संख्या का यहाँ महत्व होता है, जीरो का महत्व नहीं होता है। जीरो इस साइड रहे तो महत्व होता है, लेकिन इस साइड रहे तो महत्व इस साइड इस संख्या का महत्व है। जैसे कि मैंने 5.00004 लिख लिया तो महत्व है, और वरना मैंने ऐसा लिखा 5.000, तो इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो ऐसा लिखा रहेगा या ऐसा लिखा रहे तो इसकी सार्थक अंक समझ लो। इसका सार्थक अंक कितना रहेगा, 1 2 3 4 5, 5 इसका आ गया। इसका कितना रहेगा, 1 2 3 4 5, तो इसका भी 5 आ गया। बस तुम्हारा सार्थक अंक का जो जीरो है, जीरो के दशमलव से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दशमलव से, जीरो दशमलव से स्टार्ट हुआ तो उस जीरो को नहीं गिनना है, फिर सो आगे सब गिनना है। ठीक, या फिर तुमने सोचा कि ऐसा आ गया तो 1 0 0 0 5, तो जीरो दशमलव लग रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है, 10 दशमलव है, 10.005। ठीक, तो इसका भी सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ जीरो लगाया तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इसका सार्थक अंक कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ दशमलव लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है अपन को, दशमलव से कितने आ रहा है, 7 आ रहा है। और इसका क्या होगा, 1 है, बाकी तो सब जीरो है, लेकिन दशमलव के बाद हैं। इसके जैसे अपन ने बिल में देखना, तुम बिल में जैसे उसने 3125 आपका क्या आ जाए, बिल आ जाए, और इसके बाद क्या लगाते हैं, डबल जीरो धर देते हैं। देखना 2 अंडे रखे रहते हैं, ठीक, जो कि जे नहीं गिने जाते हैं, तुम्हें केवल पैसा इतना ही देना पड़ता है। ठीक, तो इसी प्रकार यहां भी वही कार्य करता है। ठीक, तो सार्थक अंक केवल क्या होगा, 1 होगा। चलते अगले टॉपिक, सॉरी अगले ऊपर पॉइंट पर, मात्रक बदलने पर राशि का सार्थक अंक नहीं बदलता है। मतलब कि मान लीजिए तुम किसी भी राशि को जैसे मीटर से मिलीमीटर से कहाँ ले गए, सेंटीमीटर में ले गए। ठीक, मीटरों को क्या में ले गए, सेंटीमीटर में ले गए, तो इसका तुम्हारा मात्रक
क्या हो जाएगा, मात्रक चेंज हो गया, लेकिन तुम्हारी क्या होगी, भौतिक राशि चेंज नहीं होगी, ना ही सार्थक अंक चेंज होगा। तो देखो जैसे मैंने लिख लिया यहाँ 5, मैंने लिख लिया यहाँ 0. जी लिख लिया, तो इसका क्या है अभी सार्थक अंक, ये अभी 4 आ रहा है, लेकिन मुझे सेंटीमीटर में जाना है तो इसका सार्थक अंक को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सार्थक अंक क्या हो जाएगा, देखो इसमें 100 का भाग दे दो तो 0.00, ठीक। इसके बाद 10.05 ये आएगा। तो अब इससे दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ा, अंक कितना है अपना 4 ही है, सार्थक अंक कितना है, इस सेट के 0 गिनने नहीं जाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, ठीक। ना आया समझ में आया होगा यार, ऐसा नहीं हो सकता है। अगला बिंदु, 2 अंकों के बीच शून्य को भी सार्थक अंक कह सकते हैं, सार्थक अंक में गिना जाता है। मतलब मैंने 5, 0, 6 लिख लिया, 2 अंक हैं, इनके बीच क्या आ गया, शून्य आ गया, तो इसको सार्थक अंक में गिनेंगे, ठीक। ना आया समझ में, उम्मीद है समझ में आया होगा। देखो फिर अगला क्या कहा है, यदि दशमलव से पूर्व मतलब दशमलव से पहले शून्य संख्या है तो दशमलव के बाद है जी सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसे उसने क्या कहा, दशमलव से पूर्व, कोई तुमने दशमलव लगाया उससे पहले क्या लगा दिया, शून्य लगा दिया, और उसके बाद क्या कह रहा है कि दशमलव से पूर्व शून्य संख्या है तो दशमलव के बाद क्या होने चाहिए, सभी सार्थक अंक कहलाते हैं। मतलब कि दशमलव के बाद तुमने 1, 6, 7, 8 है 3 ऐसे ले लिया तो ये क्या है, सार्थक अंक में गिने जाएंगे, जो कि कितना होगा, 5 होगा, 2 और 3 5, ठीक। तो नहीं है समझ में, उम्मीद है समझ में आया होगा। सार्थक अंक 1 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है, इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट होती है, और इसको कैसे ज्ञात किया जाता है जी नहीं आता है, गिनते कैसे हैं जी नहीं आएगा आपको, जी आएगा कि 0.5566 ऐसा लिखा रहेगा, 0.10 12 7 8 ऐसा लिखा रहेगा, या फिर 10 12.56 इस प्रकार से लिखा आएगा, जिसको कहेगा सार्थक अंक ज्ञात करो, जो कि तुम्हें इन बिंदुओं की सहायता से ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक। तो पहला बिंदु क्या था कि दशमलव अंक मतलब भौतिक राशि है तो उसकी सार्थक अंक की संख्या दशमलव से कोई मतलब नहीं रखती है, ठीक। मात्रक बदलने पर राशि का सार्थक अंक नहीं बदलता है, जो मात्रक था उससे पहले जो सार्थक अंक था तो समझ लीजिए वही सार्थक अंक रहेगा। तीसरे नंबर में क्या कहा उसने, 2 अंकों के बीच में क्या आ जाए, शून्य आ जाए, और शून्य को भी क्या कर सकते हैं, सार्थक अंक में गिनेंगे, क्योंकि 2 अंकों के बीच है, जैसे 5 को 0 6 तो 2 अंकों के बीच है, ठीक। यदि दशमलव के पूर्व दशमलव से पहले शून्य आ जाता है मतलब कि 0 आ जाए तो उसको क्या करेंगे, सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, लेकिन दशमलव के बाद जो तुम्हारे पास अंक होंगे उनको क्या करेंगे, सार्थक अंक में गिनेंगे। पेज नंबर अपना 4 फिनिश हो गया। अब चलते हैं पेज नंबर 5 पर। इसमें देखो 5वां पॉइंट 6वां पॉइंट भी लिखा है सार्थक अंक का। यदि शून्य दाईं ओर दिया गया है मतलब इस साइड दिया गया है तो उसे क्या करते हैं, सार्थक अंक में गिनते हैं। समझो जैसे हमने शून्य लिया और शून्य को क्या कर लिया, दाईं ओर ले लिया, जैसे मैंने 5000 लिख दिए, 5000 में क्या होगा, देखो मैंने 5000 लिख दिए, तो इसको क्या करेंगे, गिनेंगे सार्थक अंक में, क्योंकि ये क्या है 5000 है, तो 5000 में कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक। तो यदि दाईं ओर क्या दिया गया है, शून्य दिया गया है, वहां देखो यहाँ दशमलव तो मिला नहीं है कहीं, ठीक, दशमलव मिला होता तो अपन छोड़ते, लेकिन दशमलव नहीं मिला, तो इसको क्या करेंगे, शून्य के दाईं ओर जो भी दिया गया है मतलब कि जितने भी शून्य तुम्हें दाईं ओर में मिलेंगे वो सार्थक अंक में गिनेंगे। दाईं ओर क्या होता है, यही होता है इसी भाग, तो ये यहाँ दाईं ओर है, इस साइड बाईं ओर होता है, ठीक। तो यदि प्रथम संख्या शून्य बाईं ओर है तो उसे सार्थक अंक में नहीं गिनते। जैसे मैंने 100 लिखा, उसके पीछे मैंने 10 0 5 0 कितना लगा था, लेकिन गिने तो क्यों जाएंगे, जी जाएंगे, ठीक। जैसे तुमने समय देखा होगा कि अपन कहेंगे कितने बज गए, वो कहता है 1 बज गए, 1 ऐसा तो लिखा नहीं जाता है, ऐसा लिखा रहता है, तो इसका सार्थक अंक क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्यों, क्योंकि तुम्हें 0 इसका इस साइड का गिना नहीं जाता है,
जैसे 1 बज जाते हैं, 0 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, तो इनका सार्थक अंक 1 ही निकलेगा। जब तुम समय देखते हो तो उन्होंने कहा 2 बज गए तो 0 2 लिखा रहता है, इस 0 को गिना जाता है नहीं। ठीक, तो उसका सार्थक अंक केवल 2 ही होगा, इस 0 को नहीं गिना जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है समझो। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट, बिल्कुल अभी रट लो, अभी याद कर लो, क्योंकि ये पेपर में तुम्हें लिखा रखना है। तुम्हें कहना है कि देखो भाई साहब जो आ गओ, अब तुम क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, अपन को आता होगे तो अपन पूरा छाप देंगे सीधा। ठीक, अभी तो मेरी एमएससी चल रही है, लेकिन चलते हैं तुम्हारे टॉपिक पर। देखो अभी तुम्हारा क्या है, ये बिल्कुल वेरी वेरी 100%, 1000%, जितने परसेंट चाहिए को लिख के ले लो, स्टाम्प ठोक के ले लो। ठीक, ये तुम्हारा आता ही रहता है। 2 क्वेश्चन हैं जी, 2 या 3, जो कि बदल बदल के आते ही रहते हैं। 3 क्वेश्चन है जो कि बदल बदल के आते रहते हैं, जो कि तुमने 3 पढ़ लिए तो चैप्टर में तुम्हें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन अब ये भी तो दिक्कत होती है कि तुम ये 3 ना पढ़ो, मान लो कि 3 क्वेश्चन ना मिले तुम्हें और बाकी मिल गए, तो देखो एक आना है जे, उसके अथवा में, मतलब उसके नीचे अथवा में जो आएगा वो बाकी अंश से आएगा। मतलब न समझे, मतलब ये लिखा है कि जैसे मान लीजिए अभी तुम्हें जो 3 क्वेश्चन पढ़ा जाएंगे वे आएंगे पहले नंबर लिखे, फिर बाकी के जो क्वेश्चन अपन पढ़ रहे वे अथवा करके आएंगे। ना आया समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं, भूले नहीं हो आप। ठीक, चलते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, सरल लोलक का आवर्तकाल टी, मतलब सरल लोलक के आवर्तकाल को कैसे दर्शाते हैं, टी से दर्शाते हैं। इसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है, एल। मतलब सरल लोलक की आवर्तकाल की लंबाई क्या है, एल है। गुरुत्वीय त्वरण जी है, और जी पर निर्भर करता है, तो इसकी सहायता से एक संबंध स्थापित होता है। मतलब इन तीनों को मिलाकर यदि तीनों को मिक्स किया जाए तो मिक्स करने के बाद तुम्हें क्या प्राप्त होता है, एक संबंध प्राप्त होता है। और संबंध को क्या कहते हैं अपन, किसी भी अपन कुछ भी कह सकते हैं। तो संबंध को अपन को बस एक चीज दर्शाना है, इसको विमीय सूत्र की सहायता से हल करना है, और कुछ नहीं करना है। तो समझो, तो पहले नंबर तुम्हें क्या आना चाहिए, इन, जैसे तुम्हारा जो इसका पहले तो समय संबंध आना चाहिए। अब संबंध के साथ साथ ये भी आना चाहिए कि ये चीज क्या है, मतलब कि इससे समीकरण कौन बनता है। तो इसका समीकरण हमेशा के लिए आवर्तकाल का सूत्र बनता है, जो कि ये लिखा है, याद कर लो। ठीक, अपन पूरा हल इसी की सहायता से करेंगे। देखो कैसे, देखते हैं, बता रहे हम, घबराना मत, बता रहे। ठीक है, ये लिखा है। अब पहले मैंने ये क्या लिखा है इसको तो समझ लो। देखो माना एल की घात, मतलब कि इसका समीकरण ये है, तो टी समानुपाती एल पे पावर ए लिया, तो मैंने मान लिया कि एल की घात क्या है, ए है। फिर जी आया तो जी की घात क्या है, बी है। और एम की घात क्या है, सी है। ना आया समझ में, अपन ने जी माना है, ये तो केवल समीकरण है कि टी समानुपाती एल जी एम, बस इनकी घातें क्या मानी, ए बी सी मान ली मैंने। ठीक, और यहां से मैंने समानुपाती चिन्ह हटाया, यहां बराबर लगा, के लग जाएगा। नया समझा, समीकरण मैंने एक मान लिया, और जहां लिख दिया के क्या है, नेतांक है। के को क्या कहते हैं, नेतांक कहते हैं। अब नेतांक कहते हैं तो आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे अपन, देखो अब इस पेज पर तुम इस पर केवल समझोगे, क्योंकि ये तो सब छपा हुआ है, छपा हुआ तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं। जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे ही आपको करना है। तो देखो टी बराबर अपन को क्या करना है, समीकरण 1 से चलना है। टी बराबर के एल, एल पे पावर ए, जी पे पावर बी, एम पे पावर सी। ये मैथिकल के क्वेश्चन होते हैं, कछू नहीं तो मैथ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो क्या करेंगे अपन, देखो समीकरण 1 ले लिया। अब बताएंगे, सभी को बताएंगे कि के एल है, तो एल का विमा क्या होती है, एल का विमीय सूत्र क्या होता है, एल का विमीय
एल का विमीय सूत्र क्या होता है? एल का विमीय सूत्र एल 1 होता है। ठीक, इसके बाद उसने कहा जी, जी फॉर गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है? जी का विमीय सूत्र, जी का विमीय सूत्र क्या होता है? जी का विमीय सूत्र होता है एल टी पे पावर -2, जी होती है। इसके बाद उसने कहा कि ये द्रव्यमान आ गया, तो द्रव्यमान का क्या होता है? देखो, एम का विमीय सूत्र, ऐसा तुम्हें पेपर में लिखना है। ठीक है, पहले तुम्हें जी आता है टी बराबर एल जी एम, जो कि यहाँ समानुपाती चिन्ह रहता है, तो समानुपाती हटाएंगे के लगेगा, और यहाँ पर ने मान लिया कि एल पे पावर ए है, बी पे पावर सॉरी जी पे पावर बी है, एम पे पावर सी है। तो इनकी विमाएं पता करना है, विमाएं क्या है। ठीक है, तो मैंने विमाएं लिख ली हैं। अब मैं क्या करूंगा, सभी जगह मान रख दूंगा बस, और कुछ नहीं। क्या करूंगा, देखो सभी में यहां मान रखता हूं, क्या था देखो, टी बराबर के एल, एल देखो एक बार है, जैसे मैंने एक गुणे एक कर देंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इसके बाद जी क्या है, एल टी -2 है, एल पे एक पावर है। ठीक, जो कि यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसके बाद एम क्या है, एक बार है, तो एक गुणे सी कर दूंगा। कुछ आया समझ में, आया होगा। टी बराबर क्या हो जाएगा, के, यहाँ क्या है, एल एकम ए, बी का अंदर गुणा करेंगे, घात का घात में होगा, तो एल बी आ जाएगा, फिर एल सॉरी टी -2, और एम क्या आ जाएगा, -2b, एम आ जाएगा सी ओनली। ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे कि देखो टी बराबर की गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो एल एक ही बार आधार समान है, एल एक बार ए प्लस बी, यहाँ टी पे पावर -2b और एम पे पावर सी, इतना आ गया। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे करेंगे अपन कि समीकरण 1 की तुलना 2 से कर देंगे। ना आया समझ में, देखो दोनों साइड तुलना कर देते हैं। यहाँ टी पर केवल पता है अपन को कि टी पर कितना है, टी पर एक पावर है, तो देखो के कुछ नहीं है, तो के का तो कुछ लिखना ही नहीं है, क्योंकि के का मान नहीं ज्ञात करना है, ये भी सी का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ एल लिख रहा है, मुन्ना लाल तिवारी, एम एल, तो एम 0 एल 0 और टी पे पावर 1 है। ठीक, तो मुन्ना लाल तिवारी से करना है अपन इसकी कुश्ती तुलना। तो ए प्लस बी का मान क्या है, एल कहाँ है, एल, एल पे पावर 0, तो आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती, बराबर हो जाती हैं, मतलब कि ए प्लस बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद टी, टी पे पावर क्या है, -2 है, जो कि किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। एम, एम कहाँ है, यहाँ है, तो एम पे पावर क्या है, सी, यहाँ 0, तो सी क्या है, 0 के बराबर है, तो सी का तो एग्जैक्ट समान पता चल गया। लेकिन अब ए बी का मान और पता करना है, तो यहाँ से 2 बटे में जाएंगे, -2 मैंने बटे में ले गए, तो बी का मान क्या आ गया, -1/2 आ गया, और बी का मान कहाँ रख दूंगा, यहाँ रख दूंगा, तो ए -1/2 बराबर 0, जो कि उस साइड जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा धन का। नहीं आया समझ में। अब ये सभी मान कहाँ रख दूंगा, सबसे ऊपर, यहां समीकरण जो 1 माना था, तो समीकरण 1 में मान रखने पर कौन से, जी ए बी सी के। ठीक, तो समीकरण 1 से क्या आया था, टी बराबर के एल, ए का मान क्या है, ए का मान 1/2 है, प्लस का है। इसके बाद क्या आना है, जी, और बी का मान क्या है, -1/2 है, -1/2। एम क्या है, 0 है, और किसी पे पावर 0 हो तो वो क्या होती है, 1 के बराबर होती है, जो तुमने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, 10th की मैथ में पढ़ा होगा, फिजिक्स नहीं होती है वहां। तो टी के क्या है, नेतांक है, जिसका मान क्या होता है, 1 होता है, हमेशा के लिए नेतांक क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या कर दूंगा मैं कि देखो ये 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, लेकिन माइनस में है, तो एल 1/2 लिखूंगा। और ये कभी भी कोई भी ऐसा दिया हो कि ए पे इनवर्स हो, तो उसका मान क्या होता है, 1/a होता है, जो कि 10th में किसी ना किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, उम्मीद है। ठीक, तो जी को क्या करूंगा,
बटे में ले जाऊंगा और जी 1/2 जो कि क्या हो जाएगा प्लस एम क्या है 0 है जिसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ना आया समझ में? उम्मीद है समझ में आया होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इतना होने के बाद आपको क्या करना है, देखो टी बराबर, तो दोनों पे क्या है 1/2 की पावर है, तो एल बटे जी इसकी पावर क्या लगा दूंगा 1/2। और 1/2 का मान तुमने 10th में परिमेयकरण सीखा है, परिमेय नहीं परिमेय संख्या सीखी है, हाँ सीखी होंगी। तो टी का मान क्या होता है, टी बराबर 1/2 का होता है अंडर मान, तो अपन एल बटे जी जो कि क्या लगा लूंगा अंडर लगा लूंगा, तो जे तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अपन ने किसकी सहायता से इसका सूत्र ज्ञात किया, अपन को तो केवल जे पता था कि जे आया ना, मतलब कि जो आवर्तकाल का सूत्र होता है जे होता है, लेकिन अपन को जे नहीं पता था कि इसकी सहायता से जो भौतिक राशियां दी गई हैं, जो भौतिक राशियां मूल मात्रा के व्युत्पन्न मात्रा दिए गए हैं, और मूल मात्रा को व्युत्पन्न मात्रा की सहायता से अपन ने क्या किया है इस आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात कर लिया। अब गूगल क्रोम कहीं भी डाल लो और वहां तुम सूत्र पूछना आवर्तकाल का, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र बताइए तो जो आ जाएगा। ठीक, तो अपन ने किसकी मदद से ज्ञात किया है, विमीय समीकरण की सहायता से, विमीय सूत्र की सहायता से। तो अपना ये क्वेश्चन भी फिनिश हो चुका है। चाहो तो आप यहां से अच्छी अच्छी राइटिंग में स्क्रीन शॉट ले लीजिए। स्क्रीन शॉट पेज नंबर ये 5 है, और इसके बाद मैं 6 दे रहा हूं, 5 के बाद 6 आता है, तो मैंने जे 6 रख दिया, जो कि देखो के बराबर क्या आ गया जे ही आ गया, और के का मान 1 होता है, तो आप चाहो रखो सो ना रखो कोई दिक्कत ना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो मैंने 3 बताए थे, तो वो क्या है अगला क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है यदि अभिकेंद्री बल F का मान कण के द्रव्यमान m और कण का वेग v तथा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r अभिकेंद्रीय बल का व्यंजक निरूपित करो। व्यंजक बताना है, इनके बीच संबंध बताना है, इनके बीच रिलेशन क्या है, इनके बीच दोस्ती है या फिर कोई और रिलेशन है वो बताना है। ठीक, तो समझते हैं अपन क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में देखो आंसर क्या लिखा है, माना कि m की घात a मान लेते, जो इसमें m रहेगा अपन को इसका सूत्र आना चाहिए, किसका ज्ञात करना है अभिकेंद्रीय बल। तो इसके लिए अपन को हमेशा के लिए जो याद कर लो तुम, F समानुपाती होता है m पे पावर m r भी, जिसमें ABC पावर लगाना ही है, हर एक पर लगाना है। ठीक, तो देखो F समानुपाती m r भी, जो कि m भी r होता है लेकिन नामा थोड़ा हो जाता है। ठीक, तो m r भी, ठीक इतना आया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे ये गुणा में है तो तुम जैसे चाह ले सकते हो, आगे पीछे कैसे खिसका सकते हो, ऐसे आगे खिसकाओगे तो जो भी पे पावर आ जाएगी। ठीक, लेकिन करना तुम्हें इसी विधि से। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही तुम्हें जो क्वेश्चन मिले तो उसका तुम्हें पहले नंबर जे लिख देना है, एफ बराबर लिखना है एम आर भी, ये पावर नहीं लिखना है। फिर लिखना है क्या कि माना कि एम की घात ए है, आर की घात बी है और भी की घात सी है। फिर अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा से फिर तुम उसे पावर में दर्शाओगे, एफ बराबर, अब मैं समझाता हूं तुम्हें पेज पर। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग तुम्हें क्या करना है, लिखना है उत्तर लिखना है, हम तो लेकिन बराबर लगाते हैं, तुम्हें उत्तर लिखना है। तो इसमें अभिकेंद्रीय बल सूत्र लिखेंगे, अभिकेंद्रीय बल को कैसे दर्शाती है एफ से दर्शाते हैं, जो कि क्या लिखेंगे समानुपाती होगा एम आर भी। ठीक, फिर लिखेंगे माना एम की पावर 4 घात ए है, आर की घात क्या है बी है और भी की घात सी है। ठीक, इतना करने के बाद फिर तुम्हें इसमें घातें दर्शा देना है, एफ इतना बराबर हटा दूंगा, के लगा दूंगा, एम ए आर बी और भी सी, ये लिखा। अब मैं क्या करूंगा, सभी की विमाएं लिखूंगा। विमीय सूत्र क्या होता है, तो F4 क्या है अभिकेंद्रीय बल,
तो बल का विमा मतलब कि एफ का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, एफ का विमीय सूत्र क्या होता है, बल का बताना है। बल का विमीय सूत्र क्या होता है ये तुम्हें बताना है। तो बल का विमीय सूत्र होता है कि मुन्ना लाल तिवारी आए और 112 रुपया लाए जिसमें एक नोट फटो निकलो। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, एफ की जगह अभी अपन को एम का पता करना है। तो देखो M4 क्या होता है, द्रव्यमान, एम का विमीय सूत्र, एम का विमीय सूत्र क्या होता है, एम का विमीय सूत्र होता है तुम्हारा एम, द्रव्यमान का द्रव्यमान ही द्रव्यमान एम होता है। ठीक, इसके बाद V4 होता है वेग, और V का विमीय सूत्र V का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। अब देखो V का विमीय सूत्र उसने पूछ लिया है, तो V4 वेग, वेग का विमीय सूत्र होता है कि मुन्ना लाल तिवारी आए और कितने रुपये ला, ओनली 11 रुपये लाए। इतने जीरो इतने एक हुज्जे होते टी पे पावर माइनस का एक हुज्जे, 11 रुपये लाए फिर भी एक नोट फटो ले आए। ठीक, चाहे एक को सिक्का मान लो, फटो कटो कछ भी मान लो। ठीक, अब क्या करेंगे, सभी मान रख देंगे। आर का मान क्या होता है, R4 होता है त्रिज्या, और त्रिज्या को मापा जाता है अपन काय में, मीटर में, सॉरी इसमें मापा जाता है लंबाई में। ठीक है, तो आर का विमीय सूत्र क्या होता है, L होता है लंबाई। ठीक, अब मैं सभी चारों मान यहां पटक देते हैं। तो एफ का मान क्या है, मुन्ना लाल तिवारी आए, कितने रुपये लाए, 112 रुपये लाए, एक नोट फटो लिया है। ठीक, बराबर के एम, M4 एम तो एक ही है। ठीक, एक है, इस पे पावर में ए है। इसके बाद आर, आर पे क्या है B, तो L से दर्शाते हैं, आर को L से दर्शाते हैं, इस पे पावर क्या है एक है, तो एक गुणे B हो जाएगा। इसके बाद भी का मान क्या है, भी का मान केवल जो लिख लेते हैं लाल और तिवारी लिख लेते हैं, M0 का तो कोई मतलब नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, L1 और T-1 जिसपे पावर क्या हो जाएगी C की। इतना तो समझ में आया। अब मैं करता हूं क्या कि MLT-2 इतना एक, इतना एक, देखो M सॉरी के M, M पे पावर क्या है A है, L पे पावर B है। इसके बाद C का अंदर गुणा करें तो L पे पावर C और T पे पावर -C, ये तो तुम्हारा आना ही है, कंफर्म है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो इसमें आधार समान है और घातें क्या हो जाएंगी, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ML T पे पावर -2 जो कि बराबर के MAL B + C और T पे पावर -C, जो कि इनके देखो आधार समान है, तो लिख लेंगे। ए का मान क्या आया, एक आएगा, B + C का मान एक आएगा, और -C का मान -2, -C का मान -2, जैसे जे कटा C बराबर क्या आ गया 2, और C का मान रख दूंगा यहां, तो B + C का मान 2 आया जो कि 1, और 2 जाएंगे उस साइड, तो B बराबर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि देखो ऐसा आता पहले B बराबर 1 - 2 आता तो घट जाता, जी बच जाता। ना आया समझ में, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। तो ABC का मान कहाँ रखना है, इसको मानेंगे समीकरण 1, यहां पटक देंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में ABC का मान रखने पर, समीकरण 1 में ABC का मान रखने पर, साथ में उतार जा रहे होगे तो समझ में आ रहा होगा, वरना ऊपर निकल जाने वो तो, या फिर दोबारा वीडियो देखना, फिर से फिर लिखना। ठीक, F बराबर के M पे पावर A का मान कितना है 1 है, और L पे पावर B का मान सॉरी
आर है, आर पे पावर कितनी है बी, जो कि माइनस का 1 आ जाएगा। इसके बाद लिखा है भी, भी पे पावर कितनी है सी, सी का मान क्या है 2 है। तो क्या लिख सकता हूं देखो, एफ बराबर के एम भी स्क्वायर, और जी आर पे माइनस का पावर है जो कि बटे में चला जाएगा आर, तो ये तुम्हारा आंसर। अभी तुम अभी केंद्रीय बल का सूत्र भी मानो तो एम बी स्क्वायर बटे आर होता है। ठीक, अपन ने किसकी सहायता से ज्ञात किया जी, विमीय समीकरण की सहायता से। जब तक तुम ये ज्ञात ना करोगे आंसर ना आने वाला। ठीक, और इसे आंसर ज्ञात करने के लिए तुम्हें इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। इस सूत्र में क्या करना है, घातें लेना है। घातें लेने के बाद इनकी विमाएं तुम्हें याद होनी चाहिए। याद कैसी होंगी वो अगली वीडियो में या इसी वीडियो में कर देता हूँ। बहुत लंबी चौड़ी वीडियो हो जाएगी, 1 घंटा हो गए अभी। ठीक, और देखो अभी चलो देखते हैं। तो इन सभी समीकरण, इन सभी का मान तुम्हें पता होना चाहिए। वो कैसे, हम आगे तुम्हें अभी पेज रख दे रहे कि इसका विमान या इसका समीकरण जो होता है इसको दर्शाते इससे हैं। तो इसके देखो सभी का मैं विमीय सूत्र एक पेज पर लिख के रखा हूँ, तो जो मैं कि यहाँ सामने कर दे रहा हूँ, जो कि आपको ज्ञात कर लेगा। ठीक, तो कुछ समझा दे रहा हूँ जिसमें आपको क्या है विमीय सूत्र पता करना है। ठीक है, तो विमीय सूत्र आपको याद होंगे, मान यहाँ रख देना है, जो कि विमीय सूत्र एक यहाँ भी आएगा, दोनों की तुलना करेंगे, ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ रख देंगे, फिर आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे। अपना टॉपिक क्या है था, टॉपिक था देखो अपना पेज नंबर 6 था, ये था पेज नंबर 6 था, और ये चल रहा था। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद पूरी विधि मैंने वही की है, कोई अलग ना की है। ठीक, फिर मैं क्या करूँगा, अगला पेज यहाँ रख दूंगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैंने वही विधि समझाई है। चाहो तो वही विधि लिख लेना, या फिर ये विधि मैंने विस्तार में लिखी है थोड़ी और अच्छी डिटेल में, तो इसको भी लिख सकते हो। अब चलते हैं, चाहो इसको लिखना चाहते हो जो इसको लिख लेना। आ गया, सॉरी ये तो दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन इसका एक और मैंने पढ़ना किया था ना, सो वो आ गया। अब ये है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लिखना चाहते हो ये लिख लेना, और मेरे पीले वाले पेजों का लिखना चाहते हो तो पीले वाले पेज का लिख देना। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। पेज नंबर 7 हो गया। अब चलते हैं 8वें नंबर पेज पर। पेज नंबर 8 कहाँ हो तुम, पेज नंबर 8 कह रहे हम यहाँ है, देखो ये क्वेश्चन। अब इसमें देखो अपना आखिरी क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो समझ लीजिए। 1 घंटा हो गया यार, वीडियो मेरी अपलोड नहीं होगी शायद, फिर चलो फिर भी डाल देता हूँ। आप लोगों का प्यार रहेगा तो मैं और भी बड़ी से बड़ी डाल दूंगा मैं। ठीक, तो वायु में ध्वनि का वेग भी है, और दाब P है, एवं घनत्व D है। क्वेश्चन ये लिखा आएगा। ठीक, जिसमें आपको इसका सूत्र पहले लिखना है। सूत्र क्या होता है, V बराबर PD। इसका मैं पेज पर समझा रहा हूं। क्या करना है, पहले वायु का वेग और दाब, वायु दाब जो कि P, और घनत्व D पर निर्भर करता है। मतलब कि इसका समीकरण बनाना अपन को लिए विमीय सूत्र की सहायता से इसका मान ज्ञात करना है। ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि किसका ज्ञात करना है, तो ये तुम यहाँ से घर से रट के जाओगे कि वेग का तुम्हें सूत्र ज्ञात करना है। वेग बराबर क्या होता है PD, और P जिसमें अपन लिखेंगे कि माना P की घात A है, और D फॉर घनत्व, और घनत्व की घात क्या है, घनत्व की घात क्या है B है, चढ़ा देंगे घातें, तो V
और इस तरह समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, बराबर के लग जाएगा, पी पे पावर ए और डी पे पावर बी। अब सभी के लिखेंगे विमीय सूत्र। हम जानते हैं कि भी का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, बाद में लिखते हैं। इसके बाद P4 दाब का विमीय सूत्र, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है वो भी बाद में लिखते हैं। D4 घनत्व का विमीय सूत्र, इसका क्या होता है। तो मैंने वेग का भी लिखा था, जो कि क्या आया था, इस पेज को साइड कर देता हूं। अब देखो बी का विमीय सूत्र होता है कि लाल तिवारी 11 रुपया लाया। इसके बाद P4 दाब का विमीय सूत्र, मुन्ना आए लाल आए तिवारी आए, मुन्ना लाल तिवारी आए और का रुपया लेके आए, ये लेके आए केवल 112 रुपया, और लास्ट के दो नोट क्या कर ले, इनने फाड़ ले, निकाय वो फट गए। आगे दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, केवल लाल तिवारी आए, मुन्ना लाल तिवारी आए और 103 रुपया लाए, एक नोट इनने फटा ला, सबने कोनो ना कोनो नोट फटा है, क्लियर है क्लियर। अब क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो मान रखने पर तो भी का मान मुन्ना लाल तिवारी के रूप में लिखेंगे, मुन्ना लाल तिवारी, जो कि एम तो नहीं दिया 0 है, एल 1 टी पे पावर -1 और के का मान कुछ नहीं पता। इसके बाद पी का मान ये है पूरा, P4 दाब इसका मान ये है, मुन्ना लाल तिवारी आए 100 कितने लाए 12 रुपया लाए, जिसमें दो नोट फटे निकले तो इस पे पावर बी चढ़ाई थी, सॉरी ये चढ़ाई थी। डी का क्या है ये है, तो मुन्ना लाल तिवारी आए 103 रुपया लाए और गुणा करेंगे सी से। अब क्या कर देंगे, देखो इसको जो कहता एज इट इज MLT, इस पे 1 है इस पे -1 है, बराबर के जो कहता। इसके बाद देखो सबके कोष्टक कर दूंगा और इसका एक अंदर गुणा करूंगा, यहाँ बी का अंदर गुणा करूंगा, यहाँ बी है तो अंदर गुणा करूंगा तो एम पे पावर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर मैंने एल पे किया तो एल पे पावर -a और टी पे पावर -2a यह है, और यहाँ बी का करूंगा तो एम पे पावर बी हो जाएगा, और एम 0 है, एल पे पावर 0 भी होगा जो कि 1 होना है मान। इसके बाद टी पे पावर कितनी हो जाएगी, -3 भी हो जाएगा। एल पे पावर 0 रेब, जिस पे 0 रेब वो मान क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए ना रखेंगे, चूंकि मैं अपन लिख भी देते हैं यहाँ कि L0 बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक, अब चलते हैं आगे। तो देखो एम गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो एम क्या है यहाँ 0 है, L1 और T -1 की एम गुणा में घातें जुड़ जाए A + B हो जाए। इसके बाद L कहीं है नहीं है, लेकिन B है J T है, तो T दो जगह है तो माइनस कॉमन लेके साथ में लिख दूंगा 2A + 3B, ये आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि कंपेयर कर दूंगा M A + B, M 0 है, A + B का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसके बाद -a का मान प्लस का 1, -a का मान ओनली 1 है, ठीक, तो a का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। a रख दूंगा यहाँ तो -1 + b बराबर 1, उस साइड जाएगा 0 है यहाँ, तो 0 + 1 b का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद t की तो -2। अब क्या करना है अपन को, टी वी ए सी कुछ नहीं जाना है, अब केवल अपन ने यहाँ कर लिया ए और बी के मान ज्ञात कर लिए, बस इतना ही बहुत है। अब इससे कोई टी से मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये भी लिखा है, यहाँ कुछ मान ही ज्ञात नहीं करना है। ठीक, तो अपन क्या करेंगे अब, जी दोनों ए और बी, इसका मान देखो, ए का मान और बी का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, इसको समीकरण 1 मानते हैं। ठीक, तो समीकरण
एक में a, b का मान रखने पर रख देते हैं। v बराबर क्या आ जाएगा, k, और p का मान क्या है, p पे पावर a का मान -1 है, और d पे पावर 1 आना है। किसी पे पावर माइनस में हो तो वो क्या चला जाता है, हर में चला जाता है। k बराबर d बटे p, यही तुम्हारा आंसर है। ओके, चलते हैं टॉपिक नंबर अगले पर। अगला टॉपिक क्या है, अपन ने कोई गलती कर ली क्या, लग तो रहा है मुझे। चलो देखते हैं। एक गलती कर ली अपने, देखो क्या कर ली वो गलती। देखो यहाँ जो d है इसमें l पे पावर -3 होता है और t पर तो 0 ही होता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ भी सुधारेंगे। l पे पावर -3 और t हो जाएगा 0। ठीक, इसके बाद यहां से मैं अब आगे करूंगा दूसरे पेज पर। बाकी सब सेम है, एज इट इज है। m पे 0 1 और t पे पावर -1, जो कि क्या आ जाएगा, k एक अंदर गुणा करेंगे ma l -a और t पे पावर -k 2a। ठीक, इसके बाद इसमें करूंगा b का गुणा, तो m पे पावर b और l पे पावर -k 3b और t पे पावर 0 जो कि 0 1 होता है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, तुलना करूंगा। तो पहले एक बार और लिख लेता हूं, k क्या आ जाएगा, m समान है तो m पे पावर a प्लस b, l क्या है, j है तो l पे पावर क्या हो जाना है, -a -k 3b, यहाँ t पे पावर -k 2b 2a दिया जाना है। अब मैं क्या करूंगा, तुलना कर दूंगा। a प्लस b का मान 0 है, इसके बाद -k a और -k b का मान, जिसका मान 1 आया, और -k 2a जिसका t पे पावर कितना है, -1 है, तो माइनस से माइनस कटा, a का मान क्या आ जाएगा, 1/2। a का मान कहाँ रख दूंगा, यहाँ, तो 1/2 प्लस a बराबर 0, सॉरी b है यहाँ, जिस चढ़ जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। a और b का मान आ गया। अब मैं रख दूंगा समीकरण 1 में। ठीक, समीकरण 1 में a, b का मान रखने पर रख देंगे तो क्या दिया है समीकरण, v बराबर k, यहाँ दिया है p का मान क्या है p, और जिसमें p पे है a पे पावर 1/2, और फिर लिखा है d जिस पे लिखा है माइनस का b पे पावर b लिखा है, b का 1/2 है माइनस का। ठीक है, इसके बाद क्या करूंगा, ये माइनस में नीचे ले जाऊं तो v बराबर क्या हो जाएगा, k p बटे d, जिस पे 1/2, यहाँ भी 1/2, माइनस का है साइड नीचे गया प्लस में आ गया, v k p बटे d, दोनों पे पावर समान है, एक बार ले लो। देखो v k जे अंडर रूट लगाएगा p बटे d आ जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब आया ना आंसर, तो अब चाहो तो अब आप छाप सकते हो। कैसे, कहां तक, अभी जो दिख रहा है केवल जहां तक इसमें इस पेज में जहां तक दिख रहा है केवल यहां तक छापना है। ठीक है, फिर लेना है कहां से, फिर लेना है आपको यहां से। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे मत जाइए। तो क्वेश्चन क्या था अपना, ये था, जो कि इसका सॉल्यूशन कहां तक गया है, और अगले पेज पर भी अभी ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन उतना जाना कठिन नहीं है, बट
इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो मैं अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में करूँगा। इम्पोर्टेंट तो है लेकिन आगे आपके लिए विमीय सूत्र चाहिए ना, तो विमीय सूत्र इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट हैं, और आपके लिए विमीय सूत्र तो वो अगली वीडियो में मिलेंगे। मेरी इसी वीडियो पर लिखा रहेगा पार्ट 1, फिर अगली वीडियो आएगी उस पर थंबनेल पर लिखा रहेगा पार्ट 2, जो कि आप देख लेना। अब देखो 9 पेज का ये होना है, ठीक, तो इसमें भी कुछ गुप्त होगी बात, ठीक, बता देता हूँ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, देखता हूँ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होता ही है, 100%, 100% इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। अब चलते हैं अगले टॉपिक